दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरप्राइज लव का दूसरा भाग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं घुसते ही सास पूछेगी, क्या प्रिया, तेरी माँ ने या इस बार भी खाली हाथ ही बेटी को विदा कर दिया? प्रिया की आवाज़ थी। क्या करे बेटी, अपना तो नसीब ही खोटा है, वरना विनय के लिए तो लाखों के रिश्ते आ रहे थे। वह डॉक्टर तो अपनी बेटी के लिए 2 दिन घर में डेरा भी डाले रहे। 4 लाख नगद भी देने को तैयार थे, लेकिन विनय ने इसमें न जाने क्या देख लिया कि बिना दहेज के फेरे पड़वा कर ले आया। दहेज में कुछ मिलता तो तेरे काम आ जाता। लंबी सांस खींचकर माँ जी ने कहा, माँ, पिछली बातों का याद करके क्या रोना? वैसे भी भाभी के मायके से आए सामान पर मेरा क्या हक? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा था। बेटा, उस समय तो तू भी विनय की तरफदारी कर रही थी। यह तो शादियों की परंपरा है कि बेटों की ससुराल से मिला सामान बेटी को दे दिया जाता है। आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। आगे सुनने का उसमें साहस नहीं था, अतः कमरे में कदम रखा तो उसे देखकर दोनों ही सकपका गई। दोनों को दूध का ग्लास पकड़ाकर सहज रूप में कहा, माँ जी, हमारे कमरे में अमोल और प्रिया सो जाएंगे तथा मैं बच्चों के साथ सो जाऊंगी। अभी कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। अम्मा, कहीं भाभी ने सुन न लिया हो? रे, इतनी धीमी आवाज़ वह कहाँ सुन पाएगी? उसे लगा कि इस समय माँ जी के चेहरे पर भी औरों की तरह ही मुस्कान होगी। उसने अनचाहे विचारों को झटका। उसे याद आया वह पल जब उसने पहली बार इस घर में कदम रखा था। तब नाते रिश्तेदारों ने उसके द्वारा लाए दहेज के बारे में टीका टिप्पणी की थी, तो प्रिया ने कहा था, हमारे घर किस बात की कमी है जो दहेज ले? वैसे भी जिन्होंने अपनी जान से प्यारी चीज हमें दे दी, उनसे और क्या चाहना? लोग तो चुप हो गए थे, लेकिन जब जब माँ जी के कोप का शिकार होती तब तब इस प्रिया ने ढाल बनकर उसे सहारा दिया था। लेकिन आज वही प्रिया उसी दहेज रूपी राक्षस के कारण परेशान है। सोचकर वह परेशान हो गई। वैसे उसने और विनय ने जरूरत का सभी सामान अपनी हैसियत के अनुसार प्रिया के विवाह पर उसे दिया था, लेकिन फिर भी उसे प्रताड़ित किया जाना उसकी समझ से परे था। प्राची ने सोच लिया था कि कल वह माँ जी के कहे बगैर ही प्रिया को लेकर बाजार जाएगी तथा उसके लिए खरीदारी करेगी। उसके कुछ पूछने पर कह देगी कि रक्षाबंधन पर नेक देने के लिए उसे साड़ी खरीदनी है। जिस ननद ने उसके आज को सुखद बनाया, क्या उसके लिए वह इतना भी नहीं कर सकती? और फिर अब तो विनय की तनख्वाह भी बढ़ गई है। उनकी माली हालत पहले से बेहतर है। उसे दुख था तो सिर्फ इतना कि उसकी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई है कि 20 वर्ष पश्चात भी माँ जी उसे बहू रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है। क्या महज चंद कागज के टुकड़े किसी के व्यक्तित्व को इतना अच्छा बना सकते हैं? यही सब सोचकर प्राची के सिर में भयंकर दर्द होने लगा था। उसने सिर दर्द से निजात पाने के लिए दर्द की गोली खा ली, लेकिन विचारों के चक्रव्यूह से वह चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी। प्रिया को नेक के साथ खुशी खुशी विदा करते समय प्राची ने संतोष की सांस ली थी। बच्चे भी 2 दिन की छुट्टी के बाद आज कॉलेज गए थे। घर को ठीक ठाक कर आज वह तनाव रहित महसूस कर रही थी। शाम को कॉलेज से लौटकर खाना खाते हुए सुलभ ने शुभांगी से कहा, आज बड़ा मजा आया। कॉलेज से अनिल और सुनील के साथ छपाक फिल्म देखने गया था, अच्छी लगी।
प्राची को आता देखकर शुभांगी ने धीरे से कहा, भैया मम्मी, मम्मी को कहाँ सुनाई पड़ेगा। कहते हुए वह शरारती हंसी हंस दिया। आंखों आंखों में उसका साथ दिया था शुभांगी ने। प्राची के पूछने पर सुलभ ने मासूमियत से उत्तर दिया था, शुभांगी अपनी एक समस्या का हल मुझसे पूछ रही थी, वही बता रहा था मैंने। बच्चों के मुख से भी चिरपरिचित वाक्य सुनकर वह सोच भी नहीं पाई थी कि क्या कहे। एकाएक उसे लगा कि दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या कॉलेज टाइम में फिल्म देखने जाना ठीक है। जाना ही था तो उससे पूछकर जाते, क्या वह मना करती। अभी वह कुछ कहकर उनका और अपना मिजाज खराब नहीं करना चाहती थी, अतः चुप ही रही। शाम का काम निपटा कर प्राची शुभांगी के कमरे में जाकर लेट गई। शुभांगी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। स्वर धीमा था, किंतु ईयरफोन से साफ साफ सुन पा रही थी। कॉलेज से भागकर उनका कहीं पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बन रहा था। देर होने पर देर तक पढ़ाई होने की बात कहनी थी। सबकी एक एक करतूत उसके सामने आ रही थी। आज उसे लग रहा था कि कभी कभी छिपकर सुनना भी फायदेमंद होता है। कम से कम दूसरों के उस रूप को तो देख पाते हैं जिसकी आम तौर पर आप कल्पना भी न कर सकते। प्राची को दुख था तो सिर्फ इतना कि बाहर तो बाहर, घर में भी उसे उसके सामने ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वह भी न जाने कब से। उस समय एक बार उसके मन में आया कि शुभांगी के झूठ का अभी खुलासा कर दे, लेकिन फिर सोचा थोड़ा और इंतजार करके देखें, घर में और क्या क्या गुल खिल रहे हैं। वैसे विक्रोध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। बच्चों को कभी शांत मन से उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहिए, वरना अनर्थ भी हो सकता है। रात के 10 बजे एक फ़ोन में उसके तन मन को झकझोर कर रख दिया। विनय कह रहे थे, शिखा, तुम्हें इतनी रात में फ़ोन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। कल बात करके समस्या का हल निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। किसका फ़ोन था पूछने पर विनय टाल गए, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। प्राची को अपनी दुनिया उजड़ती लगी। कुछ दिनों में ही सब उसके लिए अजनबी हो गए थे। सभी का एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। माँ जी, जिन्हें वह सदा से अपनी सगी माँ हर समय मानती रही, उनके मन में उसके लिए इतनी कटुता। विनय का तो लगता है कहीं चक्कर चल रहा है, और शुभांगी और शुभम के तो रंग ही निराले लग रहे थे। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का था कि यह सब काम उसके सामने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर किए जा रहे थे। जिस ईयरफोन को लगाकर वह सबको सरप्राइज देना चाहती थी, उसके कारण उसे आज कई ऐसे सरप्राइज मिल गए जिनके कारण उसके शांत जीवन में एक भूचाल आ गया था। इसका अंत कहाँ और कैसे होगा, इसका भी वह अभी कोई अंदाजा लगा पाने में असमर्थ थी। जिनके लिए उसने अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने ही उसकी मजबूरी का एहसास सिला दिया। उसकी मजबूरी का जब जब मखौल उड़ता रहा और वह अनजान बनी रही, लेकिन अब वह मजबूर नहीं है। उसने मन ही मन विज्ञान को धन्यवाद दिया, जिसके कारण उसे नई रोशनी मिली, और अब उसने किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। सुबह कॉलेज जाते समय शुभांगी को बड़ा टिफिन पकड़ाते हुए प्राची बोली, आज तुम पिकनिक पर जा रही हो, कुछ ज़्यादा खाना रख दिया है, काम आएगा। आज सुलभ, तुमने तो छपाक पिक्चर देख ली है, कैसी लगी। फिर बिना की तरफ मुखातिब होकर कहा, मेरी सहेलियां इस फिल्म की काफ़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपका आज शिखा के साथ
किसी खास जगह जाने का कार्यक्रम ना हो तो शाम के शो की बुकिंग करा लूं। तीनों उसे हैरान होकर देख रहे थे। आखिर विनय ने चुप्पी तोड़ी। अगर तुम फिल्म देखने जाना चाहती हो तो टिकट मंगा लो। जहाँ तक शिखा सवाल है वह मेरे एक कर्मचारी की पत्नी है। उसका पति विमल बहुत शराब पीता है, जिसके कारण उसके लीवर और किडनी खराब हो गई है। उसकी पत्नी शिखा उसे इलाज के लिए बेलूर ले जाना चाहती है। वह कल उसके इलाज के लिए एडवांस लेने आई थी। क्योंकि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था, इसीलिए उसके एडवांस के कागज़ों पर मेरे हस्ताक्षर न होने के कारण अकाउंटेंट ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। परसों उसे जाना है। वह जानना चाहती थी कि कल मैं ऑफिस आऊँगा या नहीं, इसीलिए परेशान होकर उसने फ़ोन किया था। विमल की कच्ची गृहस्थी है। उसकी अपनी बुरी आदतों के कारण आज उसकी जान पर बनाई है, इसीलिए मन काफ़ी परेशान हो उठा था। तुम भी उसके बारे में जानकर परेशान होती, यह सोचकर मैं तुम्हारे पूछने पर बात को टाल दिया था। विनय ने अपनी सफाई देते हुए कहा। प्राची अभी विनय की कई बातों के बारे में सोच रही थी कि शुभांगी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मम्मा, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आज पिकनिक पर जा रही हूँ? तुम कल जब बात कर रही थी तब उस समय मैं तुम्हारे कमरे में ही लेटी हुई थी, शायद तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो दिया था, पर तुमने सोचा होगा कि मम्मी तो सुन ही नहीं पाती, अतः मेरी कमरे में मौजूदगी के बाद भी तुम कार्यक्रम बनाती रही। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। माफ़ी मांगने से क्या सब गलतियाँ समाप्त हो जाती है? छिपकर फिल्म देखना, पिकनिक जाना क्या ठीक है? तुम दोनों किसको धोखा दे रहे हो, मुझे या खुद अपने आप को? आज जितनी मेहनत करोगे कल उतना ही सुख पाओगे। आज की मौज मस्ती आने वाले समय को दुखद बना देगी। मम्मा, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, सुलभ और शुभांगी ने एक साथ कहा। लेकिन तुम इनकी शैतानियों को पकड़ कैसे पाई? विनय ने पूछा। इसकी सहायता से, प्राची ने कान में लगे ईयरफोन को सावधानी से निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा। इसे कब लगवाया पहले बता क्यों नहीं? विनय ने खुशी से पूछा। यदि बता देती तो इतनी सब बातें कैसे पता लगती? मंद मंद मुस्कुराते हुए प्राची ने उत्तर दिया। इसके साथ ही प्राची के मन में कल से मंडराते काले काले बादल छटने लगे थे। सभी के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। प्राची को लगने लगा था कि शरीर के हर अंग की अपनी अपनी महत्व है, उपयोग है, अतः किसी भी अंग में खराबी आने पर फौरन इलाज करवा लेना अच्छा होता है। लोग क्या करेंगे सोच सोच कर बेकार में अपना दिमाग खराब करना बेवकूफ़ी ही है। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहला भाग ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।